हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? चलिए आज बात करने वाले हैं हम लोग जो कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में। जो इस तरह से जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसे जो कि VSEPR थ्योरी कहा जाता है। अगर इस थ्योरी के बारे में बात किया जाए तो इस थ्योरी की अगर हिस्ट्री जान ले तो देखिए इस कॉन्सेप्ट की या थ्योरी की हमें आवश्यकता क्यों रहा। इसके पहले जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़े थे और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग किए थे। ओवरलैपिंग होने के बाद उस पर हाइब्रिडाइजेशन पढ़े और हाइब्रिडाइजेशन था वह जो कि उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है उनकी स्ट्रक्चर या जियोमेट्री और बॉन्ड एंगल के बारे में जो कि बताता है। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स होता है उस सभी मॉलिक्यूल्स को परफेक्ट नहीं बता सकती, इसलिए इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की आवश्यक पड़ा। सबसे पहले इसे जो सिज्विक और पावेल था उन्होंने 1940 में इसे बताया था, लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट रहा वह कुछ अनुओं तक ही सफल रहा। उसके बाद 1957 में जो गिलेप्सी और नाइहोम था उन्होंने परफेक्ट इसकी जो मॉलिक्यूल्स होता है उस पर जो कि और भी विकसित करते हुए इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन किया था। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसकी अगर इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में बात कर ले इस तरह से, तो देखिए इसकी इंपॉर्टेंस पॉइंट इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तो और इस इंपॉर्टेंस पॉइंट को जो कि लोग रूल के अकॉर्डिंग भी पढ़ा जाता है तो इसे चाहे आप रूल ले लो या इंपॉर्टेंस पॉइंट मान लेते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस पॉइंट पर बात करें, सबसे पहले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड या जो अणु होता है उसकी जो कि स्ट्रक्चर बताया जा सकता है। अब रही बात कि स्ट्रक्चर तो हाइब्रिडाइजेशन में भी बताया था, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वह हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसे जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्ट्रक्चर भी अगर बात कर ले तो स्ट्रक्चर जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चर को जो बोला जाता है रेगुलर स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर होता है जिसे इरेगुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। आखिर जो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है वह और इरेगुलर जो स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है। देखिए जो रेगुलर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इस तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन वैसा स्ट्रक्चर तब उसे जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात कर ले रेगुलर स्ट्रक्चर की तो इस तरह से CH4 और CH4 जो स्ट्रक्चर होता है वह जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तब इस तरह से स्ट्रक्चर को जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर रेगुलर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब वह स्ट्रक्चर जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर कहलाता है। बात कर ले इरेगुलर स्ट्रक्चर की तो इरेगुलर स्ट्रक्चर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसा हाइब्रिडाइजेशन वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। तब इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है या इस तरह से जो स्ट्रक्चर है उसे इरेगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब
जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे जो कि इरेगुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस तरह से रेगुलर और इरेगुलर स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो कि हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग करते हैं और उसके साथ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का उपयोग करते हैं। जब स्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं तो उसके बाद हमें पता है उस पर बॉन्ड एंगल भी बताते हैं। अब बॉन्ड एंगल इस तरह से होता है, इंपॉर्टेंस पॉइंट नंबर 2 की बात करें, अगर इस तरह से जब बॉन्ड एंगल बताएंगे तो बॉन्ड एंगल किस तरह से होगा कि अगर लोन पेयर ऑफ लोन पेयर हो, इस तरह से लोन पेयर और लोन पेयर रह जाए, तब लोन पेयर के आने से जो इसकी स्ट्रक्चर है वह डिस्टोरेड होगा, तब उसकी रेगुलर स्ट्रक्चर की जगह जो कि इरेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। कहने की मतलब इस तरह से जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, इस पर क्या होता है, इस वैलेंस पर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थ्योरी है उस पर वैलेंस सेल पर जो इलेक्ट्रॉन है वह पेयर होता है, और पेयर यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब वह रिपल करता है, और रिपल करता है तब उसकी स्ट्रक्चर जो कि चेंज हो जाता है, तब उस कॉन्सेप्ट को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहा जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से उसकी बॉन्ड एंगल है वह कम हो जाता है, तब इसे इस तरह से कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, या उस लोन पेयर के साथ अगर बॉन्ड पेयर हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तब इसमें जो बॉन्ड एंगल है वह बॉन्ड एंगल जो कि लोन पेयर आने से रिपल्स होकर वह जो कि उस बॉन्ड एंगल को डिक्रीज कर देगा, तब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड एंगल है वह कम है, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जो बॉन्ड एंगल है वह ज्यादा होते जाता है। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर और इरेगुलर स्ट्रक्चर जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताएंगे। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझे। चलिए यहां पर स्ट्रक्चर की बात कर ले, रेगुलर और इरेगुलर की। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बात कर ले इस तरह से, अगर CH4 की बात कर ले। अब इस CH4 में हमें निकालना इस तरह से है कि उसकी स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल क्या होगा उनको देखना है। तो देखिए CH4 में जो कार्बन है वह सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 6 है, तब इसे 2 और 4 लिखा जाता है, और यह जो 4 इलेक्ट्रॉन है वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे 2s2 और 2p2 लिखेंगे। अगर इस पर लिखे 2s1, यहां पर 2s2 है s ऑर्बिटल, और यह जो कि p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, p ऑर्बिटल पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है। अगर इसकी साइड एटम की बात कर ले तो साइड एटम जो कि उस पर 4 है, तब यहां पर साइड एटम 4 डालने के लिए यह जो ग्राउंड स्टेट पर इलेक्ट्रॉन है उसे एक्साइटेड स्टेट पर ले गए, तब इस कंडीशन में यहां पास जो कि 4 हाइड्रोजन जो कि आ जाता है, तब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वह देखा जाए तो sp3 बना लेता है। अब हमें पता है जब इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया है, तब यहां पास जो कि कार्बन है और यहां पास इस तरह से हाइड्रोजन जो कि जुड़ा हुआ है, तब इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इसकी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1 2 3 4 है, और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो यहां पास जो कि 0 है, तब इसकी जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल बना लेता है, और जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है तब उसकी जो बॉन्ड एंगल है वह 109.5 अंश का कोण बना लेता है। तब इस तरह से अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 है और उसकी स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल है, तब जैसी हाइब्रिडाइजेशन वैसी स्ट्रक्चर बने, तब इस स्ट्रक्चर को जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर कहा जाएगा। तो यह एक तरह से रेगुलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पास अगर बात कर ले NH3 की, तो NH3 में जो नाइट्रोजन है वह सेंट्रल एटम है, तब नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जिसे 2n5 लिखा जाता है,
और जो 5 इलेक्ट्रॉन है वह हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले तो 2s2 और 2p3 होगा। तब s2 ऑर्बिटल और यह जो कि 2p ऑर्बिटल है। 2s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और p पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 3 है। अगर साइड एटम की बात कर ले तो साइड एटम जो कि 3 आएगा। तब इस इलेक्ट्रॉन को जो कि एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तब यहां पास 1 2 3 इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ने से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 रह जाता है। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वह एक्साइटेड में नहीं गया, जो जैसा था वैसे ही है। तब इस इलेक्ट्रॉन को ही जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए देखिए इस पर, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इस पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1 है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और यहां पर जो कि इसकी स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पास 1 2 और 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस जगह में जो कि 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। अब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इस साइड जो कि प्रतिकर्षित करेगा और जब प्रतिकर्षित करेगा तो यहां का जो बॉन्ड एंगल है वह डिक्रीज हो जाएगा। हमने पहले भी बोला है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने से जो बॉन्ड एंगल है वह डिक्रीज हो जाएगा। अगर फाइनली बात किया जाए तो इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, स्ट्रक्चर जो कि टेट्राहेड्रल बनाता है और बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 डिग्री होता है। लेकिन यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आ जाने से उसकी जो बॉन्ड एंगल है वह डिक्रीज हो जाएगा। तब इसकी जो स्ट्रक्चर है वह जो कि ट्राइगोनल प्लेनर बना लेता है, क्योंकि यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं देखना है। उस कंडीशन में यह स्ट्रक्चर जो कि ट्राइगोनल प्लेनर बना लेता है और उसकी जो बॉन्ड एंगल है वह 109 न रहकर डिग्रीज हो जाएगा और यह बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री का कोण बना लेगा। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, बट इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। बॉन्ड एंगल 109.5 होने के बजाय 107.5 हो गया। तब इस स्ट्रक्चर को जो कि इरेगुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो यह कंपाउंड इरेगुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब यहां पास नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इस तरह से एग्जांपल नंबर 3 की देखें। जैसे कि H2O की बात कर ले। अब इस H2O में जो ऑक्सीजन है वह सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है, जिसे 2n6 लिखा जाता है और यह 6 इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तब इस 6 इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 2s2 और 2p जो कि 4 आ जाता है। 2s को इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से जो 2p है। 2s पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और 2p पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह 4 है और इस पर जो साइड एटम है वह जो कि 2 ही है। तो यहां पास 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आ जा सकता है। इसको एक साइडेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर साइड एटम जो कि 2 ही है तो 2 साइड एटम आ गए और हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट पूरा 6 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यह इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। तब इसकी स्ट्रक्चर S 1 2 3 और इस तरह से sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। अब हमें पता है जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना हो तो इस कंडीशन में इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है, ऑक्सीजन और इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अच्छा, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर बात कर ले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पास 1 और 2 ही है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो 1 और 2 है। तो इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और यहां पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 ही रहा है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से टेट्राहेड्रल होना चाहिए,
लेकिन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तब यहां से रिपल करेगा, और जब रिपल करेगा तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज हो जाएगा, और जब डिक्रीज होगा डबल, देखिए यहां पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आया है तो पहले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक आया था उसके कंपेयर में जो डिक्रीज है वह और भी ज्यादा हो जाएगा, तब इसकी जो बॉन्ड एंगल है वह 104.5 बना लेता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो कि यहां पास अगर देखे तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि वी शेप बना लेता है, और जो बॉन्ड एंगल है वह 104.5 डिग्री का कोण बना लेता है। तो इस तरह से अगर इनकी स्ट्रक्चर बात करें तो यह स्ट्रक्चर जो कि इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वह रेगुलर और इरेगुलर बनाने के लिए पढ़ा जाता है। अगर इस तरह से देखें कि आखिर रेगुलर स्ट्रक्चर और इरेगुलर स्ट्रक्चर जो कि हमने अभी पढ़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन पर, अगर मान ले यहां पास बात कर ले मॉलिक्यूल्स की बातें करें तो यहां पास जो कि हमने कितने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किए थे, जो कि CH4 NH3 और H2O के बारे में बात की। अब इस तरह से अगर बात कर ले तो इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही देखें, NH3 पर भी sp3 ही देखें, H2O पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा। अब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस पर अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो यहां पर 4 है, इस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, इस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो 0 है, 1 है और यहां पर जो कि 2 है, तब इसकी स्ट्रक्चर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तब यह इरेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहां पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसका स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल है। इस स्ट्रक्चर की बात कर ले, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तब इसकी स्ट्रक्चर जो कि ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है। और H2O में बात कर ले तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है, उस कंडीशन पर इसका स्ट्रक्चर जो कि वी शेप बना लेता है। वैसे ही इसकी अगर बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो इसकी बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 अंश का कोण बनाया था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, इस कंडीशन में 107.5 NH3 का बॉन्ड एंगल रहा। वैसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होने से इसकी जो बॉन्ड एंगल है 104.5 जो कि और भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस तरह से sp3d हाइब्रिडाइजेशन पर, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्ट्रक्चर जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होता है। अगर एग्जांपल की बात कर ले, फर्स्ट PCl5 की बात कर ले, तब इस PCl5 पर हो इस तरह से रहा है कि जो फास्फोरस है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 होता है, जिसे 2, 8 and 5 लिखा जाता है। और इस तरह से जो 5 इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि 3s2 3p0 3p जो कि 3 हो जाता है और 3d जो कि 0 है। यहां पास बात कर ले तो यह 3s है और उसके बाद जो कि 3p ऑर्बिटल है। फिर अगर बात कर ले तो यहां पास जो कि 3d और इस तरह से जो 3d ऑर्बिटल रह जाता है। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s पर 2 है, p में अगर बात कर ले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3 है। साइड एटम 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तब इसे एक साइटेड में ले जाने की जरूरत है कि नहीं देख लेते हैं। 1 2 3 तो यहां पास एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, इस तरह से एक्साइटेड आ गए। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद 5 एटम हमको डालना है तो यहां पास 1 2 3 4 5 एटम आ गया। इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। और इस तरह से जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन बने तब उसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहां पर तो फास्फोरस सेंटर पर है और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरह से यह बनाता है, जो कि
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होता है। और इस पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह जो कि 5 है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह यहां पास 0 है। तब इसकी स्ट्रक्चर जो कि रेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल बात कर ले SF4 को देखें, तो देखिए SF4 पर जो सेंट्रल एटम है वह जो कि सल्फर है, और सल्फर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, जिसे 2, 8 और 6 लिखेंगे। और यह 6 इलेक्ट्रॉन जो कि हाफ फिल है, जिसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 2s2 3s2 3p जो कि 4 और 3d 0 रह जाता है। अगर इस पर लिखे तो यह 3s और यहां पास जो कि 3p है, और अगर लिखे तो 3d को भी यहां पास लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2s पर जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो कि 4 है। साइड एटम जो कि 4 डालना है। तब इसे अगर एक्साइटेड में ले जाए तो यहां पास एक्साइटेड स्टेट में आए, तब 4 एटम डाला जा सकता है। अब रही बात एक्साइटेड स्टेट पर जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन है, दोनों में यह नहीं जाने के बजाय यह जाए। रीजन यह है कि यह जो कि न्यूक्लियस से दूरी में है तो अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो एक्साइटेड स्टेट में वह पहले जाएगा। इस तरह से चले गए, 4 फ्लोरीन ले जाएगा, 1 2 3 4। तो इस तरह से जो कि फ्लोरीन यहां पास आ गए, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरह से अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 और इस तरह से d इसकी हाइब्रिडाइजेशन बना है। और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन बना है तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि सल्फर सेंटर पर है। उसके बाद जो कि 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस तरह से 1 2 3 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। और यहां पास अगर बात कर ले तो इस तरह से जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं तब वो इस तरह से रहा है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात कर लें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से जो कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, लेकिन यहां पास जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ गया है। अब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है तब यह जो कि थोड़ा रिपल कर देगा। तब उस कंडीशन में इसकी जो शेप है वह जो कि के शेप बना लेता है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर जैसी हाइब्रिडाइजेशन वैसी स्ट्रक्चर नहीं है, तब उसे जो कि इरेगुलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले, इस तरह से देख ले। थर्ड नंबर एग्जांपल की बात कर ले, इस तरह से ClF3 के बारे में देखें तो देखिए इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का कम है, तो जो क्लोरीन है वह सेंट्रल एटम है जिस पर इलेक्ट्रॉन 17 है, जिसे 2 8 और 7 लिखा जाएगा। और इस 7 की बात करें तो यह जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p जो कि 5 रह जाता है, और 3d जो कि 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तब यहां पास जो s ऑर्बिटल, फिर जो कि p ऑर्बिटल, उसके बाद इस तरह से जो d ऑर्बिटल होता है। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, p पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह इस तरह से जो कि 5 है, d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। साइड एटम की बात करें तो इसमें साइड एटम जो कि 3 डालना है। अब इस तरह से 3 डालने के लिए यहां पास तो 1 ही डाला जा सकता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड में ले जाए तब यहां पास 1 2 और 3 डाला जा सकता है, तब यह इसकी हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। ये लो, और इस हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 और d बना लेता है। यहां पास फिर से sp3d हाइब्रिडाइजेशन बना लिया। अब इस तरह से जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनाया है, इसकी जो सेंट्रल एटम है यह क्लोरीन है, और यहां पास जो कि इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन यहां पास इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर जो कि बनने वाला है, यहां पास 3 फ्लोरीन है, 1 2 और इस तरह से 3 फ्लोरीन है। यहां पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2। यहां पास वो इस तरह से रहा है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 3 है,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है, तब इसकी स्ट्रक्चर जो है वह जो कि टी शेप यहां पास देखा जाए तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो कि टी शेप बना रहा है। देखिए यहां पास स्ट्रक्चर ये लोग टी शेप जो कि बन रहा है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले यहां पास 4th नंबर XeF2 के देखिए, इस पर अगर देखिए इस तरह से तो इस पर अगर हेलोजन है वह सेंट्रल एटम है, और हेलोजन की बात कर ले तो इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो कि पेरियोड नंबर जो कि 5 नंबर में है, तब इसे 5s2 और 5p6 और 5d जो कि 0 लिखा जा सकता है। यहां पास s ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, d ऑर्बिटल पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह 0 है, s में जो कि 2, p में यहां पास अगर बात कर ले तो यहां पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पास ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए इसके पास स्पेस है, हमें चाहिए 2 फ्लोरीन जोड़ने के लिए जगह, तो यहां पास 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड में ले जाए तो 1 फ्लोरीन यहां पास 1 फ्लोरीन यहां पास जोड़ सकते हैं, तब इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन फिर से बनता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसकी स्ट्रक्चर जिनान है यहां पास, और फिर से यही बनने वाला है, लेकिन 1 2 3 जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तब इसकी जो फ्लोरीन है वह ऊपर में 1 है और नीचे में 1 है, तब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यह लिनियर बना लेता है। हुआ इस तरह से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तब इसकी जो स्ट्रक्चर है वह जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर यह स्ट्रक्चर जो कि लिनियर बना लेता है। तो इस तरह से इसकी एग्जांपल समझा जा सकते हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले ले, इसकी बेसिक की बात कर लेते हैं। चलिए देखते हैं जो एग्जांपल जो sp3d की देखें उसकी। सबसे पहले यहां पास अगर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद उस पर लोन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसकी जो कि स्ट्रक्चर। देखिए मॉलिक्यूल्स नंबर फर्स्ट PCl5 की बात की, तब इस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 5 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 0 है। इस तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d बनाया था, तब इसकी स्ट्रक्चर जो कि रेगुलर फॉर्म पर जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद एग्जांपल नंबर सेकंड देखे, इस तरह से SF4 की बात की, तब इस पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 1 था। इस कंडीशन पर भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3d बना है, और इसकी स्ट्रक्चर की बात किए तो वह स्ट्रक्चर जो कि डिस्टोरेड स्क्वायर प्लेनर या के शेप बना लेता है। इस तरह से डिस्टोरेड स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 में इस तरह से ClF3 की बात की, जिस पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 3 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d रहा, और इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो इसकी स्ट्रक्चर जो कि टी शेप बना लेता है, या फिर उसके साथ साथ ट्राइगोनल प्लेनर भी इसकी स्ट्रक्चर बनता है। 4th नंबर बात कर ले, इस तरह से किए, तब इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 2 है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 3 है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि sp3d है, तब उसकी स्ट्रक्चर जो कि लिनियर बना लेता है। देखिए अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यह स्ट्रक्चर बना है वह रेगुलर रहा, यह इरेगुलर रहा, यह भी इरेगुलर रहा और यह भी इरेगुलर रहा,
इस तरह से जो इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है उसे हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, तब इस जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कॉन्सेप्ट है इसकी आवश्यकता पड़ा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।